हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। एंड आई बिलीव कि आपने पिछले सेशन से की पॉइंट्स में निकाले होंगे। आपने अपने माइंड को और ज्यादा पुश करने की कोशिश की होगी। और जो कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, मेरी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा सिंसियरिटी से करो। ऐसा ना हो कि हमें ही आपको डंडा मार के ज्यादा काम कराना पड़े। ट्राई टू मेक बुलेट पॉइंट्स, ट्राई टू मेक ऑब्जेक्टिव थिंग्स, ट्राई टू बी मोर पैशनेट। यही एक रास्ता है, जैसा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर का भी कहना है। वरना इंडिया में 3-4 साल में जीपीयू का होना असंभव है। यानी एआई डेटा सेट और कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स के जो लॉन्च करने की बात है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। एआई कोश, एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म्स, यही कीवर्ड है। इंडिजिनस जीपीयूज, जहां पर यूएस और बाकी चाइना का हम कह सकते हैं जिनका दबदबा है, वहां पर इंडिजिनस हमारे जीपीयू। क्योंकि यूएस रिस्ट्रिक्शंस ऑन एआई चीप एक्सपोर्ट्स वो इंडिया की कैपेबिलिटी को हैम्पर करेंगे, इसलिए हम इंडिजिनस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और इंडिया जो है अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रेटली बढ़ाएगा। ऐसा ही नेक्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है, जब बात हो रही है कि एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म्स करेंगे क्या। दे विल एनेबल स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेस जीपीयूज एट एन अफोर्डेबल आवरली रेट, अंदर अंडर ₹100 पर आवर। लेकिन अब कमाल की बात क्या है कि आपको एक्सेस करना भी तो आना चाहिए। आपको जीपीयूज को यूज करना आना चाहिए। आप क्या रिसर्च करेंगे वो किस बात पर डिपेंड करेगा, आपका माइंडसेट क्या है। सो इंडिजिनस फाउंडेशनल एआई मॉडल्स, गवर्नमेंट को प्रपोजल्स मिले हैं स्टार्टअप से, और टीम जो है काम कर रही है, उनको इवेलुएट कर रही है, और उसके बाद उन्हें सही बिना गलती के लक्ष्य को लाना है। आई बिलीव उसके मुकाबले सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करना कहीं आसान है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम चीजें इतनी डायनेमिक नहीं है, वहां तो और भी डायनेमिक। सो एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया 13 प्रोजेक्ट्स इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, ताकि एआई रिलेटेड रिस्क को कम किया जा सके। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट आईआईटी जोधपुर कर रहे हैं, जिसका काम है डीप फेक्स को पता लगाना। सो की जो यहाँ पे वर्ड्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और जियो प्लेटफॉर्म्स, ई टू ई, नेक्स्ट जेन, योटा, टाटा कम्युनिकेशंस, ये जो है एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेंगे। तो मेंस के अंदर जब आप आंसर लिखते हो, तो एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर सोचते ही आपके माइंड में ये सारे कीवर्ड्स आ जाने चाहिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, तो ये केंद्र नहीं है अपने आप में, ये एक अपने आप में हेल्थ इकोसिस्टम है, जिसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया। मोर देन 15,000 आयुष औषधि केंद्र हैं। मेडिसिन आर वेरी चीपर एंड दे आर अफोर्डेबल, and even sanitary pads for just ₹1. High quality WHO and NABL certified medicines. This is amazing. This is mind blowing. And this is what India can be proud of. जब आपसे कोई पूछता है कि इंडिया की एक चीज ऐसी बताइए जिसमें आप वाकई यू आर बीइंग प्राउड कि आप ऐसी कंट्री के पब्लिक इकोसिस्टम या पब्लिक कल्चर का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसमें जन औषधि केंद्र का नाम आए। सेव 30,000 करोड़, तो दैट्स अमेजिंग। सो आपको ये सोचना है कि इसको और ज्यादा मीनिंगफुल, इसको और ज्यादा मल्टीटास्किंग के अप्रोच से कैसे बनाया जाए। तो 7 जनवरी जन औषधि दिवस होता है, और ये आप नोट कर सकते हैं। अब डियागो गार्शिया, नाम हमने बहुत बार सुना है। तो यूएस एयरफोर्स बेस इन इंडियन ओशन हैज बीन पार्ट ऑफ द यूएस यूके लीज टॉक्स एज लंदन प्लान्स टू हैंड द आइलैंड ओवर टू मॉरिशस। अब डियागो गार्शिया अपने आप में एक बहुत ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ऐसा मुझे कहना चाहिए। सो डोनाल्ड ट्रंप, यानी यूनाइटेड स्टेट्स चाहेगा कि भाई उसका दबदबा रहे, यूके भी चाहेगा उसका भी रहे, लेकिन हमें देखना है कि हमारे लिए क्या है। 30 स्क्वायर किलोमीटर पैच ऑफ लैंड इज पार्ट ऑफ छागोस आर्किपेलागो। गो एंड ओपन एटलस, या फिर गूगल करके आप लोकेशन चेक कीजिएगा। जो ब्रिटिश ने एक टाइम पे गवर्न की थी, उसकी कॉलोनी का पार्ट था, और मॉरिशस ऑब्वियसली उसका पार्ट था, लेकिन बाद में 1968 के बाद भी ब्रिटेन ने उसको अपने कंट्रोल में रखा। सो पोर्ट लुई को 3 मिलियन पाउंड से ज्यादा देने के बाद भी, यानी कि उस पर आपने कब्जा ले लिया कहना चाहिए, तो लंदन का पर्पस यानी इंग्लैंड का पर्पस वही था कि वो डियागो गार्शिया को अपने स्ट्रेटेजिक यूज के लिए कर सके, और उसने यूएस को लीज पे दे दिया। सो इंडियन ओशन के बीच में है। इट हैज बीन यूज्ड बाय द पेंटागन फॉर वॉर्स इन वेस्ट एशिया। इन 2019 हाउएवर प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मॉरिशस के फेवर में डिसीजन दिया,
और यूके ने एक डील की मॉरिशस से 90 ईयर्स के लिए शागोज की सोवरेनिटी के लिए डील करने की बात की, और आप कह सकते हैं कि 99 ईयर्स के लिए पोर्ट लुइस से उसको ले लिया। सो आइलैंड कुड देन रिमेन अ यूएस बेस विद यूके एज इट्स सब लीज। लेकिन अब आप ये देखिए कि चाइना का हेफ्ट बढ़ रहा है, चाइना को भी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस चाहिए, और ट्रंप जिस तरीके से नए नए, मुझे कहना चाहिए नए नए सरप्राइजेस दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि हम इंडो पैसिफिक के अंदर क्वाड का पार्ट होते हुए अपना रोल कैसे प्ले करें। इंडिया भी क्वाड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मेंबर अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस। सो डियागो गार्सिया एक एग्जाम्पल है। आप ऐसी लिस्ट बनाइए कि इंडिया ने अपने फ्रेंडली नेशंस में कहाँ कहाँ पर इंडिया ने अपनी बेसिस रखी हुई। सेशल्स है, सेंट्रल एशिया में भी हमारे हैं, और इजिप्ट को भी हमने जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स दिए, फिलीपींस को भी दिए, यहाँ वियतनाम को भी दिए। तो क्या हमने भी कुछ ऐसा किया है कभी, या हम भी इतना हेफ्ट रखते हैं? आप उस पर जरूर एक बार गूगल करके देखिए, एंड यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड जितना आप सोचते हैं इंडिया उससे ज्यादा कर रहा है, इंडिया उससे ज्यादा पावरफुल है, और इंडिया उससे ज्यादा मुझे कहना चाहिए जस्ट और राइट भी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट काउ बूमिंग इन ब्राजील बट ड्विंडलिंग इन इंडिया। ये एक ओंगोल जो कैटल लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन है गुंटूर में, ये उसका एक पिक्चर यहाँ दिया है। ओंगोल आंध्र प्रदेश में है, और आप गूगल करके ये भी देखिएगा कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, या फूड सब्सिडी या फूड सिक्योरिटी का जो इंडिया का प्रोग्राम है लॉन्ग टर्म इन द यूपीए गवर्नमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो भी शायद यहीं से शुरू हुआ था। प्लीज डू क्रॉस चेक। सो वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट काउ ब्राजील में बूम कर रही है, लेकिन इंडिया में ड्विंडल हो रहा है। तो अब ये क्या है, ये क्या इशू है? इशू है कि जो ओंगोले काऊ है वो जो एक्सपोर्ट होता चला गया 1960 के बाद, एक्सपोर्ट जो है उसका बंद हो गया था ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज इन द सेल ऑफ कैटल मीट। लेकिन इंडिया के अंदर जो फिजिकल ट्रेड्स हैं वो सेम रहे जैसे पहले के हैं, लेकिन ब्राजील में जाने के बाद उसके अंदर वो चेंजेस आए। तो डिस्टिंक्ट फिजिकल ट्रेट्स हैं, जो इरेक्ट एंड वेल कैरिड हेड है, ग्रेटर ब्रेथ ऑफ द फोर हेड है, ह्यूज हम्प है, लार्ज एंड हैवी डेवलप है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आ जाता है कि कैसे एनिमल हस्बेंड्री को हम प्रमोट कर पाए, कैसे जो स्कीम्स हैं, गोकुल स्कीम भी है, बाकी भी है, कैसे हम हाइब्रिड, हाइब्रिड नहीं, हाई यील्डिंग वेराइटी की मेरा कहने का मतलब, वो हम कैसे क्रिएट करें, जो हमारे इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनको हम कैसे सस्टेन करते हुए उनको लॉन्ग टर्म में फार्मर्स के लिए हम मीनिंगफुल बनाएं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो वो हमें देखना होगा। तो लीनिएज वहां चली तो गई, लेकिन ब्राजील ने अपने तरीके से उसको किया। हमें इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे सामने आ रहा है, जो पशु औषधि इनिशिएटिव है, वो हमें सिर्फ सिंपल तरीके से हमें वॉर फुटिंग के ऊपर करना पड़ेगा। जैसे आपका जन औषधि केंद्र है, ऐसे ही पशु औषधि इनिशिएटिव भी हो रहा है। तो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की जो बात हो रही है, वो सिर्फ उससे नहीं होगी। आपको एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नेशनल इंस्टीट्यूट्स के नाम पता होने चाहिए, और किन किन वैरायटीज की हम बात करते हैं प्रमोट करने की, वो पता होना चाहिए, और उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इतना ही मैं अभी कहना चाहूँ। अगर मैं बात करूं दोबारा से जुडिशरी के रोल की, so criminal law will be driven by data and not untested assertions about behavior and social dynamics. Again I repeat, criminal law will be driven by data and not untested assertions, आपने कुछ भी कह दिया, about behavior and social dynamics, ऐसा सीजीआई साहब ने कहा when he was talking about comprehensive commentary on the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. So ये ईरा है सुपर स्पेशलाइजेशन का, और क्रिमिनल लॉज जो है वो इंपेरिकल फाउंडेशंस पर बेस्ड होने चाहिए, ताकि एविडेंस बेस्ड अप्रोच हमें सक्सेस की तरफ ले जा सके, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, it will not be based just upon behavior and social dynamics, it will be based upon data. Data speaks, data exists,
एनालिटिकल टूल एग्जिस्ट, जैसे कि हम जो काम करते हैं आप उस पर लिखते हो, आप उस पर रिपोर्ट सबमिट करते हो, दैट इज ऑल एनालिटिकल। सिर्फ बोलने से नहीं कि मैंने आपको बोल दिया या आपने मुझे बोल दिया और उसके बाद काम हो गया। सो आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कॉमन मैन की बात कीजिए कि जो क्या वो समझ पाता है, क्या जो जो लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीजर्स हैं, क्या उससे हमारी सोसाइटी और ज्यादा अवेयर हुई है? क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज, ना सिर्फ मैं लॉयर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीगल लिटरेसी की जो अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या वो हुआ है? ये एक सोचने वाली बात है। तो शिफ्ट है, आपको पैशन चाहिए। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिमिनल लॉयर्स, दे नीड टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट, दे नीड टू बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, दे नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। तो हम कह सकते हैं कि हम राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। So codification is important, but codification is not supposed to make life more tough. It is supposed to make more life easy. इसीलिए भारतीय न्याय संहिता को लाया गया। There is no freedom of religion without a government that is free from religion. तो इंडिया की जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और जो वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट्री हमारा सिस्टम है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट किसी रिलीजन या किसी रिलीजन से या किसी रिलीजन पर डिपेंडेंट या नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो दैट इज वाई देयर इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया। इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, वो हमारा हॉलमार्क है, वो हमारी डाइवर्सिटी का अमेजिंग एक अंग है। तो ये जनरल स्टडीज पेपर 1 में सोसाइटी का जो पेपर है वहां पर ये बात फिट होती है। आपको एग्जाम्पल सोचने चाहिए कि कैसे आप इसको इंपेरिकली प्रूव करेंगे कि ऐसा है। दो एग्जाम्पल आप ऐसे सोचिए, यू कैन राइट बैक इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो व्हेन वी डिस्कस, तब आप मुझे अपने नोट सबमिट करके बता सकते हैं। नाउ अगेन, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has opposed three-language formula. Does it reflect genuine concern over centers in the push, or is the revival of a political spectrum? तो बात यह है कि थर्ड लैंग्वेज बात सही है, वो नहीं हो पाता है। स्टूडेंट्स पर ऑलरेडी बहुत बर्डन है और स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी एक मीनिंगफुल और एक मोरल के साथ साथ एक एम्पिरिकल लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं तो मुश्किल होता है। भाषाएं सारी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर दो कंपीटिंग एटीट्यूड दिए गए हैं, डाइवर्सिटी टू डिविजिवनेस। विनय सहस्त्रबुद्धे साहब का कहना है कि वो ऐसा कर रहे हैं। मोनोलिथिक हिंदी आइडेंटिटी की बात वो करते हैं कि वो ऐसा, स्टेलिन साहब का कहना है, लेकिन हिंदी मोनोलिथिक नहीं है क्योंकि हिंदी के नीचे भी बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं। तो पॉइंट इज दैट कि मदर टंग में बात हो, मदर टंग में आप बचपन की एजुकेशन कराइए। हिंदी इंपॉर्टेंट है, हिंदी एक लिंक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश के बिल्कुल अपोजिट जाने का भी कोई सवाल नहीं उठता, उसको पॉलिटिसाइज किया गया है। लेकिन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और हेडक्वार्टर उसका चेन्नई में है। तो पॉइंट ये है कि आप आप भाषा के नाम के ऊपर ज्यादा विवाद ना करते हुए भाषा को समझने की बात। तो नोबडी इज फोर्सिंग एनीवन दैट इट मस्ट नॉट बी फोर्स, दैट आई एग्री। लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली कैसे प्रमोट करेंगे, पॉलिटिसाइज नहीं करना है। आर्टिकल 293 बी, which is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर, जहां उन्होंने बात की, ट्रबलिंग एग्जांपल दिया उन्होंने कि कैसे आर्टिकल 293 बी को मिसयूज करते हुए उसको कंस्ट्रेन कर देते हैं स्टेट की बोरोइंग्स को बियॉन्ड देयर रिस्पेक्टिव एफआरबीएम इक्विवेलेंट लेजिस्लेशन। तो यानी कि कहना ये चाहते हैं कि आप जो असली मुद्दे हैं उनको हटाकर जो बाकी बातें हैं उनको बीजेपी अपने एजेंडे की तरह आगे करना चाहती है, ऐसा एक एक पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ये है, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए और उसके लिए फंडिंग होनी चाहिए, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसलेशन, सारी चीजें आगे जाके काम आती हैं। तो नाम नाम के लिए नहीं हो, नाम नाम के लिए नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट इज दैट कि पॉलिटिसाइज करने की जगह इसका एक यू नो इसका एक माइंडफुल सॉल्यूशन आना चाहिए। कोप 30 होस्ट ब्राजील कॉल्स फॉर एडिशनल स्ट्रक्चर। तो भाई आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, मल्टीलेटरल मैकेनिज्म क्या है जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे पेरिस एग्रीमेंट को। पहले तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए। और एडिशनल स्ट्रक्चर में आप फिर खुद सोचिए, इंडिया तो ऑलरेडी क्रिएट करने की बात कर रहा है। जो यूएन प्रोसेस है इंडिया ऑलरेडी उसको प्रमोट भी करता है, ऑलरेडी उसको फॉलो भी कर रहा है। हम तो कई हमारे एनर्जी सेक्टर से लेकर अदरवाइज ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू कट डाउन ऑन ग्रीन हाउस गैसेस। तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और जो यूएनएफसीसीसी
के जो आइडियल्स हैं उनको इंडिया कैसे अपने आप पर बाइंडिंग बनाकर और नॉन बाइंडिंग तरीके से भी आगे बढ़ाता है, ये सिर्फ यहाँ पर बात इतनी हुई है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। मेंस में अगर आपसे कोई पूछता है एडिशनल स्ट्रक्चर्स, तो आप इसको डिटेल कर पाने में सक्षम हो, ये वहाँ आपको करना पड़ेगा। In terms of horticulture and in terms of what I should say, MSME का role in terms of entrepreneurship in terms of startup. तो flowers and horticulture officials hail the center for cut flower as a success story. ये बहुत important है। तो ये important क्यों है? जो थल्ली विलेज नियर होसूर इन तमिलनाडु कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट स्टैंड इज सेंटर डेडिकेटेड टू प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग है, हाई वैल्यू फ्लोरिकल्चर में कट हो गया है। तो द सेंटर फॉर कट फ्लावर्स इज इक्विप्ड विद द सेंसर ड्रिवन इरिगेशन, एडवांस पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड ग्रीन हाउस कल्टीवेशन टेक्निक्स। तो फॉर ये जो कीवर्ड्स मैंने बोले, इसके बाद अपने आप बात समझ आ जाती है। कोलैबोरेशन विद इजराइल, so drip system that deliver water and nutrients based on real time data, greenhouse gases that extend flower life by days and even weeks, और एक रॉबस्ट आपका पोस्ट हार्वेस्ट नेटवर्क। तो इंडिया और अब्रॉड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट बना, स्पेशली वैलेंटाइंस के लिए भी हमें पता लगा, मतलब हमें पता लगता है कि कैसे 36,000 रोज प्लांट्स हैं 1 एकड़ में, और वो 5 लाख स्टेम्स एनुअली प्रोड्यूस करते हैं। सी द फिगर्स। ऑर्चिड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो हमने जो ऊपर बात की, जो हमने गायें यानी हमने काऊ की बात की, तो वो उसका एक पैरेलल एग्जाम्पल है। कैसे हो सकता है? जब आपके पास विल पावर होगी, जब आपके पास इकोसिस्टम होगा, और इसमें मानिए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिंडिगल, सेलम, त्रिची, ऊटी, तो ये आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर कंप्लीटली कंट्रीब्यूट, या फिर आप मान लीजिए उनका इकोसिस्टम भी ग्रो होता है। तो सेंटर का रोल भी है। अब आ गया यहाँ पर देखिए, खुद है कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एम सरयू हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द इनिशिएटिव इन द एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स 2024। अब आप देख लीजिए, खुद ही आ गया। That is what you are also supposed to do. DM said it is important for a bureaucrat to be a good team leader. The first quality of a good bureaucrat is to listen to your team and take ideas from them. भाई सुनना सीखिए, अपने मन की सुनिए, मेरी सुनिए, तो जनता की शायद सुन पाओ। So it's difficult to stay motivated sometime, but we all came into service to help people. Their happiness helps us to go further. Now, this is not a saying. This is supposed to be a passion. Never to give up. Iftar, breaking of fast dusk during Islamic holy month of Ramadan is called iftar. इफ्तारी जो मील जो है वो खाई जाती है इमीडिएटली बिफोर द इवनिंग नमाज, जिसको मगरिब भी कहा जाता है। तो ये है इसका सोशल सिग्निफिकेंस। आप सोचिए कि ये ईटिंग टुगेदर का एक्सपीरियंस है, भगवान को याद करने का तरीका है, फीलिंग ऑफ किनशिप है। इफ्तार को 2023 में यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में डाला गया। The UNESCO website says the evening prayer is followed by activities such as praying ceremonies, music, storytelling, games, preparing and serving traditional and local meals and marriage arrangements. तो ये एक सोशल कल्चरल वाइब है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, यूएसएड के प्रोजेक्ट्स की हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो आप सिर्फ ये लिस्ट देखिए। हेल्थ में, एनर्जी में, बिजनेस में, गवर्नमेंट एंड सोशल सिविल सोसाइटी में, और अदर सोशल स्ट्रक्चर्स, बेसिक एजुकेशन, एनवायरनमेंट। तो आप देखिए कि इन फंडिंग में क्यों वो फंडिंग कर रहे हैं, और वो फंडिंग अगर थ्रेट में भी है, देन व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इट विल ब्रिंग। अगर कॉमन सेंस से बोला जाए तो यूएस एक्चुअली इट इज इट्स नोबल एंड इट्स मोरल ड्यूटी टू डू सो। लेकिन वही बात है, जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस, यूएस का ट्रांजेक्शनल बिहेवियर, और वर्ल्ड लीडर, फिर जो बात आप कहते हैं, अपने आप को वर्ल्ड लीडर कहते हैं, जो सारे, जो आप दूसरों पर डिपेंड होकर भी आप अपने आप को इंस्पायर करते हैं, और जो हेजिमोनी आपकी है उस पर भी फिर इम्पैक्ट आएगा। दिस इज व्हाट। क्या इंडिया का भी ऐसा कुछ प्रोग्राम है जो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए इंडिया भी करता है? इंडिया मालदीव्स को भी क्रेडिट लाइन देता है, श्रीलंका को, नेपाल को, भूटान को, एंड आई एम श्योर बांग्लादेश भी उसमें आएगा। तो उस एंगल से, इस पर्सपेक्टिव से उसको आप देख सकते हैं। अब जब बात की जाती है कि भारत सरकार एम्पैथेटिक है, भारत सरकार सेंसिटिव है, भारत सरकार क्या प्रो पीपल है, प्रो सिटीजन है, तो उसका एग्जांपल है कि दैट व्हेन इंडिया इज हैविंग treaties, and also it is having it is having treaties, and it is having coordination and cooperation with large number of countries, और आप इंडियन हैं, जो आपके एसेट्स अब्रॉड हैं, और आप यहाँ पर उसको अपने टैक्सेस में रिफ्लेक्ट नहीं करते,
तो उसके बाद सरकार ने कदम उठाया। 25,000 टैक्स पेयर रिव्यूड देयर आईटीआरस, और 5,483 फाइल्ड बिलेटेड रिटर्न्स डिक्लेयरिंग 29,000 करोड़ के फॉरेन एसेट्स, और एडिशनल 1,089.88 करोड़ की फॉरेन इनकम, और मोर देन 7,000 कहना चाहिए मुझे, टैक्स पेयर्स ने अपना स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट दिखाया। यानी कि आप हिंदुस्तान को चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर हमारे कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपने उसकी वर्थ कभी समझी नहीं। सो टैक्स एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, सीवियर पेनल्टीज जब ब्लैक मनी एक्ट में जो रखी गई हैं, उससे भी टैक्स पेयर्स फोर्स हुए अपनी फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज करने में। आप सोचिए, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप देश को उसके हक को नहीं देना चाहते। देश की प्रगति में आप अप्रोच, देश को सिर्फ आप उसकी कमियां निकालना चाहते हैं, और आप उसको बर्डन तरीके से यूज करना चाहते हैं। ये मोरल और सोशल वैल्यूज किसी भी देश को लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं करती। तो ये टॉप की बात हो रही है, हाई नेट इंडिविजुअल, और उसकी बात हो रही है जो क्रीम है भारत का। तो फिर आप आम आदमी को क्या कहते हो, जब कोई 2 रुपए के लिए चुरा लेता है, या जब कोई मजबूरी में 5 रुपए की हेरा फेरी होती है, तो आप उसको कैसे कहते हैं कि ये कभी सुधरेगा नहीं। तो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, एथिक की केस स्टडीज के हिसाब से बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल है कि लोग सुधरते नहीं है, चाहे उनको कितना भी दे दिया जाए। तो ये जो फॉरेन अकाउंट्स टैक्स कंप्लायंस एक्ट है और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको जब पुश किया गया तो हमें इतने सारे नए आयाम पता चले। तो ट्रांसपेरेंसी, एजुकेशन, कोऑपरेशन, कंप्लायंस और टैक्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट का ये एक एग्जाम्पल है, शिफ्ट है ये, जो हमें मदद करेगी और करनी भी चाहिए। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर्म्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हमारे एफएम मैडम का कहना है कि व्हाट प्रिवेल्स टुडे एज टैरिफ्स इज टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंडस्ट्री। 4 बार पढ़िए इस लाइन को। जो टैरिफ है वो हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। फिर आपको झट से आइटम समझ में आएंगे, आपको एग्रीकल्चर माइंड में आएगा, आपको टेक्सटाइल्स आएंगे, आपको बाकी सारी चीजें आएंगी। आपको वनरेबल सेक्शंस को बचाने के एंगल से आप टैरिफ लगाएं। आवर इंडस्ट्री इज डेवलपिंग एंड टैरिफ्स आर कंसिस्टेंट विद डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स। ये दोनों पिलर है। इसी पर्सपेक्टिव से आपको मेंस के आंसर को भी रेडी करना है, और आपको फिर आइटम्स लेके आने हैं और एक दो सजेशंस देने। यूएस के 25% इम्पोर्ट ड्यूटीज या 25% लगाने से या कुछ भी करने से अचानक से बहुत लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया अगर ऑटो टैरिफ्स पे लगा भी रहा था तो दैट इज ओनली टू सर्व लोकल इंडस्ट्री। क्योंकि इंडिया से भी अगर कार एक्सपोर्ट होके जाती है तो सारे आइटम्स इंडिया में नहीं बनते हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू सी। एमएसएमई इंटीग्रेट हो रही है लार्जर सप्लाई चेन में। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट आयाम है, फाइनेंशियल आयाम है, टेक्नोलॉजिकल आयाम है, कल्चरल आयाम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। उसके बाद स्कीम्स हैं। तो ग्रोथ इनोवेशन के थ्रू होगी, जब जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जब जब लेबर लॉज फॉरवर्ड लुकिंग होंगे, और जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ना कि जो हमने ऊपर इनकम टैक्स का जो हमने पढ़ा उस पर्सपेक्टिव से तो होना बहुत मुश्किल है। हमें पर्सपेक्टिव में बदलाव लाना होगा। इसी की बात यहाँ पर हो रही है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मेन पर्सपेक्टिव, कि जो भारत में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, आईबीसी जिसको कहा गया, उसके अंदर कैसे और चीजें फास्ट की जाए। क्योंकि अगर अमेंडमेंट्स पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में नहीं आते तो उसका इम्पैक्ट लास्ट में इंडस्ट्री को जाके होता है। रेगुलेटरी चेंजेस की बहुत जरूरत है ताकि एफिशिएंसी लाई जा सके प्रोसेस में। तो आईबीबीआई, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो प्रपोज करता है कि जो कंपनीज हैं, या मुझे कहना चाहिए जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जिसको कहेंगे हम, उनको इट इज empowering committee of creditors to request adjudicating authority for a two-stage approval process. कोऑर्डिनेशन ऑफ सीआईआरपी, सीआईआरपी का मतलब हुआ क्रेडिटर, आपको कहना चाहिए सीआईआरपी, जो आपका जो जो क्रेडिटर्स के साथ जो पूरा कोऑर्डिनेशन है उसकी बात है। और इट इज स्टिल अनक्लियर व्हेन द आईबीसी बिल विल बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। तो वो तो आने वाली बात है। आईबीबीआई ने ये भी मैंडेटरी बना दिया है कि आप जो है वो रियल स्टेट प्रोजेक्ट की जो भी रियल स्टेट जो है वो एनसीएलटी के सामने फाइल कर रहे हैं। यानी कि जो कॉर्पोरेट डेटर है वो अगर बहुत ज्यादा डूबने की कगार पर आ जाता है
तो क्या सच में ऐसा हो रहा है और उसको जल्दी से जल्दी कैसे बचाया जा सके। तो कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शन होनी बहुत जरूरी, अर्जेंसी होनी बहुत जरूरी। आपको समझना ये होगा कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कंपनी पब्लिक लेंडिंग के बावजूद भी अगर वो डूबने जा रही है, तो कैसे पता लगाया जाए कि वो जेन्युइन तरीके से हुआ, और उसके बाद जो है कैसे उसको बचाया जा सके, या कैसे उससे मैक्सिमम जो बेनिफिट उठ सकता है वो उठ सके, ये एक बात है। तो ये हम चल रहे हैं इस डायरेक्शन में। आई रिमेम्बर 2017 के बाद से ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कैसे जो है वो प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन किया जा सके, कैसे लिक्विडेशन और अच्छे से हो। बस मैं इतना ही जनरल उससे कहना चाहूंगा, इस पर हमें और बात करने की जरूरत। पाकिस्तान को हमारा ऑक्यूपाइड कश्मीर देना चाहिए, और इंडिया ने कश्मीर में पॉजिटिव एस्पेक्ट से बहुत सारा काम किया है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। चाहे फिर वो सिक्योरिटी के नेचर से हो, चाहे फिर वो डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे फिर वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से हो। सो दिस इज व्हाट इज स्टैंड। आपको इंटरव्यू में यही स्टैंड रखना चाहिए। जैसे कि जियो हॉटस्टार का मर्जर हुआ, और डीटीएच पावर हाउस, अगर एयरटेल टाटा मर्ज हो जाते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा आयाम होगा। क्योंकि डीटीएच सब्सक्राइबर बेस टाटा प्ले के पास 31% है, एयरटेल के पास अराउंड 29% है, डिश के पास 19% है, और सन के पास 19.1% है। तो ये जियो की जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज करने के लिए आप कह सकते हैं। तो कस्टमर विल नॉट बी लुकिंग फॉर टू गोइंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। उस सिंगल प्रोवाइडर उसको अगर ज्यादा चीजें दे सकता है। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जब फर्म्स के मर्जर, उनकी मोनोपोली, या फिर उनके अगर आप उनकी सप्लाई या उनके मतलब अलग अलग, अगर आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप उसको देखते हैं। ये भी बात पहले हो चुकी है प्रीलिम्स के अंदर। बैटरी स्टोरेज पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो क्या आएगा। बात यह है कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि इंडिया जो जो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है वो किस तरीके से ग्रो करेगा। जैसे एक फैक्ट है यहाँ पर कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी 2023 कहता है कि इंडिया वुड रिक्वायर एटलीस्ट 41.7 गीगावाट, और गीगावाट स्लैश 208 गीगावाट आवर्स ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, BESS, और 18.9 गीगावाट ऑफ पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। तो ये हमें टेक्निकलिटी में ना जाते हुए सिर्फ ये देखना है कि इंडिया का जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम वो कैसे बढ़ सकता है। कैसे, ये तो इन्होंने टेक्निकल बात की कि उसके टेंडर किस तरह से होने चाहिए, उसकी बिडिंग कैसे होनी चाहिए, लेकिन हमें एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये देखना है कि वर्ल्ड लीडर जो उसमें जैसे चाइना है या यूएस भी है, अगर फॉर दैट मैटर यूएस के पास भी अगर कुछ एडवांटेजेस हैं, तो इंडिया कैसे करेगा। टैरिफ की बात आई तो टैरिफ लो होना चाहिए। और बैटरी प्राइसेस जो हैं वो जैसा इन्होंने कहा कि वो गिर रहे हैं, तो बैटरी प्राइसेस हैव बीन फॉलिंग एंड द नीड फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी बढ़ रही है। गिवन द इंजेक्शन ऑफ रिन्यूएबल, दिस इज एन इंडस्ट्री सेगमेंट दैट प्रोमिसेस सुपर नॉर्मल, तो उससे ऑब्वियसली ग्रोथ बढ़ेगी। क्या इसको हम सस्टेन कर पाएंगे। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक लीडिंग बायर है स्टोरेज कैपेसिटी का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ एलिमेंट हैं। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यू नो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के हिसाब से मैं इसको कहूंगा। अभी अभी हमने न्यूज में पढ़ा था कि गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर US $2.81 बिलियन फ्रॉम रिलायंस। तो व्हाट वाज द गैस मीटिंग, गैस माइग्रेशन डिस्प्यूट, ये बहुत पहले का है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो बेसिन है वो आंध्र प्रदेश, उससे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज विद यूनियन गवर्नमेंट 2000 के अंदर, ताकि उनको राइट्स दिए जाएं और वो एक्सप्लोर करें और एक्सट्रैक्ट करें नेचुरल गैस कृष्णा गोदावरी डेल्टा से, और अरेंजमेंट को रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस के पर आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वहां से वो निकला ही नहीं। द कंसोर्टियम commenced commercial production from the assets situated adjacent to ONGC's गोदावरी एंड पेट्रोलियम माइनिंग लीज, और बाद में ये चीज जो है अपने आप में आगे बढ़ नहीं पाई। द स्टेट रन कंपनी accused Reliance Industries Limited of drilling wells near the boundaries of its hydrocarbon blocks, which allowed gas to flow from ONGC field to Reliance, leading to
अनड्यू बेनिफिट टू द रिलायंस। तो ये एक बात हुई। अब ये बात हुई तो ये हाई कोर्ट में केस पहुंचा, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट दी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में चाहा कि इसका सोल्यूशन हो। दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड अर्लियर दैट द आर्बिट्रेशन अवार्ड वाज वायलेटिव ऑफ द इंडियाज पब्लिक पॉलिसी एंड द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, जो पहले बात की गई। उसके बाद 2013 में ओएनजीसी फर्स्ट मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग, यहां तक तो पहुंची। लेकिन क्या जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है, क्या उसको साइड में रखा जा सकता है? मैं यहाँ पे रीड करके आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्यूमरस जजमेंट्स में इस बात का स्कोप बहुत लिमिटेड कर दिया है कि अगर कोर्ट ने कोई अवार्ड दे दिया अंडर द सेक्शन 34 और सेक्शन 37 होता आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, लेकिन सर्टेन ग्राउंड्स फिर भी अवेलेबल है कि एक अवार्ड को सेट असाइड किया जा सकता है। वन सच ग्राउंड इज इफ द अवार्ड इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। Non-consideration of material evidence or ignoring the vital evidence is again a ground for setting aside an award. तो इसीलिए कोर्ट हैज टेकन द व्यू दैट नॉट एग्जामिनिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंसीलमेंट, यानी छुपाना जो रिपोर्ट्स का था, और अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स बाय रिलायंस इज इतना बुरा है वो दैट इट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर एंड द अवार्ड कैन नॉट सस्टेन। इसीलिए आरआईएल यानी रिलायंस ने जब 2018 में विन कर लिया इस बात को, तब 2023 में गवर्नमेंट ने फिर से चैलेंज किया, क्योंकि उसने उसको पब्लिक पॉलिसी वायलेशन माना। अब ये बात आप सोचिए कि आप कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में कुछ होता नहीं है, चीजें दब जाती हैं, कोई जनता का कोई ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी एक एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल। तो द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, उन्होंने डिमांड रेज की यूएस 2.81 बिलियन, और दिल्ली हाई कोर्ट आफ्टर द दिल्ली हाई कोर्ट इन फरवरी 2025 ओवरटर्न्ड इट 2018 इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल रूलिंग, जिन्होंने रिलायंस को फेवर किया था, जैसा मैंने आपको बताया। ऑलरेडी हमने बोला 2013 में ओएनजीसी पहले दिल्ली हाई कोर्ट मूव किया, कंपनसेशन चाहिए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि कॉल ले इंडिपेंडेंट स्टडी की बेसिस पे। स्टडी ने बताया कि क्या एक्चुअल में हुआ है, और सिंगल जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट इन May 2020 dismissed the government's appeal challenging the award. गवर्नमेंट ने फिर से फाइल किया डिवीजन बेंच के सामने, विच इट वन इन 2025। तो अब इसका मतलब क्या है? यानी रिलायंस अगर शुरू से कहता है कि हमने कोई गलती नहीं की और हमने अपने उसमें ऑपरेट किया था, कॉन्ट्रैक्ट के आगे तरीके से ऑपरेट किया था, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। In stock exchange filings also, the company said it is taking steps to challenge the judgment of the division bench of the Delhi High Court and does not expect any liability on this account. The company may seek to challenge the Supreme Court, and if the order holds, the oil ministry will be able to enforce its claim of US 2.8 billion against the company and its foreign partners. Recently, for the first time, Reliance and its partner BP had joined hands with the state and ONGC to bid together for exploration of a block at the Gujarat Saurashtra Basin under the 9th round of the oil and gas assets bidding under the open acreage licensing policy. तो एक तरफ तो आगे आप चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी, यहाँ पर टेक अवे क्या है? टेक अवे यही है कि यदि गवर्नमेंट इज कमिटेड, पॉलिटिकल बायसनेस नहीं है, तो फेयर प्ले के तहत आपको देश का जो पैसा है, देश का जो जो खुद देश की जो अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है, देश का जो नेचुरल ग्रोथ है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। Men still out earning women significantly seen position, बार बार हम इसकी बात करते हैं, तो बात है कि ग्लास सीलिंग तोड़ी कैसी जाए। अब जो है रोल मॉडल्स हैं फीमेल्स के लिए, लीडरशिप प्रोग्राम्स भी हैं, और बायसनेस नहीं है, मेंटोर्स भी हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी बन रहा है। तो इन एंगल से आपको आंसर को सोचना है। बोल्ड इनिशिएटिव्स भी हैं, 50-50 लीडरशिप पोजीशंस भी बहुत जगह हैं, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटल लीव्स दी जाती हैं, इंटरनल पे बेंचमार्किंग की बात है, और आप कहिए कि सीनियर प्रोफेशनलिज्म लेवल में ही बात है। तो मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी बात चीज़ों में कर चुके हैं। आप सिर्फ इसमें एक दो की पॉइंट ले लीजिए। आप ये देखिए कि सर्वे किसने किया, आप ये देखिए कि जैसे रिपोर्ट बाय नौकरी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, और उसके बाद आप उस हिसाब से अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिए। तो आज हमने कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की, जो हो सकता है कि आपको एक बार में ना समझ में आए, किंतु अगर आप 2 बार विजिट करते हैं और आप मुझसे पर्सनली भी डिस्कस करते हैं, तो वी आर रेडी टू टेक द आइडियाज फॉरवर्ड। Get back to us. You can join us anytime for mentorship programs. Wishing you all the best from Ansar Kari.